हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपका टेस्ट था वो यूनिट 3 का टेस्ट था, पेपर सेकंड पार्ट ए यूनिट 3। आज के जो आपके टेस्ट के टॉपिक थे, आपको आयोग दिए गए थे। ठीक है, सूचना आयोग, उपभोक्ता आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन आयोगों को आपको करना था। ठीक है, तो चलिए आज से जल्दी से हम क्वेश्चन देख लें। आज ये क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए गए थे ABC करके। तो ए नंबर का क्वेश्चन था केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग को लिखना था। बी नंबर का क्वेश्चन था राज्य उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय को लिखना था। सी नंबर का क्वेश्चन था प्रतिस्पर्धा आयोग के संगठन को समझाइए। तो प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके संगठन को समझाना था। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे। तो 5 से 6 लाइन, आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइन में आप इन के आंसर लिख सकते थे इन क्वेश्चन के। तो महिला आयोग के कार्यों को समझाना था, ए नंबर का क्वेश्चन था। बी नंबर का क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की संरचना को लिखना था कि इसकी संरचना कैसी होती है। और तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन था वो था 11 मार्क का क्वेश्चन था, 200 वर्ड का क्वेश्चन था, 2 पेज आपको लिखना था इसमें। तो ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना समझाते हुए इसके प्रमुख कार्य लिखिए। क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के आंसर देख लेते हैं जल्दी से। आज का आंसर क्या है। तो सबसे पहला था केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना, ए नंबर का क्वेश्चन था आपका केंद्रीय सूचना आयोग। तो देखो केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार लिखूंगा मैं। सबसे पहले मैं लिख दिया कि यह एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। संगठन बता दिया इसका मैंने कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं इसमें। ठीक है। कार्य बता दिए, कार्य क्या है सूचना आयोग का। मुख्य रूप से जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो आपको अधिकार मिला है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, आप RTI दायर कर सकते किसी भी कार्यालय में। ठीक है। उसमें जो दिक्कत आ रही तो उस दिक्कतों को सॉल्व करना इसका काम है। तो इसका कार्य हो गया सूचना आवेदन तथा सूचना प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण करना। जो सूचना आवेदन से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, ये सब चीज़ें। और आप चाहो तो इसमें क्या कहते हैं अलग से एक लाइन, मतलब जो आपको ये 3 फैक्ट ये नहीं लिखने तो आप ये लिख दो कि गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ। तो वो बता दो, वैधानिक स्थिति बता दो कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है गठित हुआ है। तो इस प्रकार से करना था। ठीक है। इसका मुख्यालय बता दो, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो ये फिर बी नंबर का आपका क्वेश्चन है राज्य उपभोक्ता न्यायालय को बताना था। राज्य उपभोक्ता न्यायालय या राज्य उपभोक्ता न्यायालय या राज्य उपभोक्ता अधिकरण, ये सब एक ही है। ठीक है। तो इसको देखो किस प्रकार लिखा। तो सबसे पहले मैंने इसमें बता दिया गठन काय के तहत हुआ इसका। तो गठन मैंने बता दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। संरचना बता दी मैंने, एक अध्यक्ष होता है इसमें, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। ठीक है ना। और 2 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है। कार्य बता दिया मैंने, उपभोक्ता का संरक्षण और 10 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता मामलों का निवारण। अब इसकी जो वो है लिमिट है बढ़ा दी गई, 10 करोड़ तक के उपभोक्ता मामले जो हैं, उपभोक्ताओं के जो मामले हैं, उपभोक्ता की शिकायतें हैं 10 करोड़ तक के फ्रॉड में, वो राज्य उपभोक्ता न्यायालय में सॉल्व की जा सकती हैं या उससे संबंधित केस को दायर किया जा सकता है, उससे संबंधित शिकायत दायर की जा सकती है राज्य उपभोक्ता न्यायालय में 10 करोड़ तक के मामलों की। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप चाहो तो और कोई भी और भी फैक्ट लिख सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं यह भी एक वैधानिक आयोग है। आप पहली लाइन ये भी लिख सकते थे कि यह एक वैधानिक आयोग है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है ना। यदि आपको याद भी नहीं है तो भी आप लिख दो गठन किसके तहत हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ये लिख दो कि राज्य स्तर पर। ठीक है। आप पहले बता दो, जैसे मान लो आपको कुछ पता नहीं है, इतना आपको नहीं पता कि संरचना क्या है इसकी, आपको नहीं पता कि 10 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता मामलों का निवारण करता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख दो यह एक वैधानिक आयोग है। ठीक। अब वैधानिक आयोग है तो उपभोक्ता संरक्षण की बात हो रही, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसको गठन किया गया है। ठीक है। और फिर इसका बता दो कि राज्य, आपको ये भी नहीं पता कि कितने कितने तक के मामले ये निपटाता है, कितने रुपए तक के मामले निपटाता है। तो आप ये लिख दो कि राज्य स्तर पर उपभोक्ता मामलों का निवारण। ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जहाँ आप छोड़ रहे होगे। ठीक है। आपको 2-2.5 नंबर फिर भी मिल जाएंगे, 2.5 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक। तो इस प्रकार से
फिर था प्रतिस्पर्धा आयोग का संगठन को समझाना था। तो देखो इसमें एक होता है अध्यक्ष, वो होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 6 अन्य सदस्य होते हैं, योग्य ईमानदार, उनकी योग्यता है ये, और 15 वर्षों का क्या हो, व्यापारिक अनुभव हो। तो ये इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा आयोग। आप चाहो तो एक लाइन जोड़ सकते हो तो प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए भी किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक है कि वैधानिक, इस प्रकार से आप वो भी लाइन भी लिख सकते थे। तो ये हो गया आपका। या प्रतिस्पर्धा आयोग करता क्या, उसका कार्य भी लिख सकते थे आप। 3 आपको फैक्ट लिखने हैं, मैंने लिखे नहीं है, मैंने केवल संगठन बता दिया। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, आपको कार्य भी लिख देना एक। उत्तर ए है जो आपका 50 वर्ड क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन। महिला आयोग के कार्य समझाने, महिला आयोग के कार्य क्या है तो देख लो। सबसे पहले महिला आयोग के कार्य क्या है। महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की शिकायत की जांच करना व उनसे संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है, उनसे संबंधित कोई हिंसा होती है, उनको कोई अपशब्द बोलता है, या कोई महिलाओं की स्थिति को लेकर कोई गलत टिप्पणी कर देता है कोई भी, तो संबंधित मामलों की क्या करना, जांच करना, उनके संबंध में सरकार को क्या करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव संबंधी मामलों की जांच करना। महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है कि आप जीन्स पहने हो, आप ये ऐसे कपड़े पहने हो, या कहीं जाने से मना किया जाता है, कुछ भी है, तो उन मामलों की भी जांच करता है। महिला हेतु निर्मित सुरक्षा संबंधी कानूनों का अध्ययन करता है। सरकार जो कानून बनाती है महिलाओं के लिए, ठीक है ना, उसका क्या करता है, वो अध्ययन करता है। महिला अधिकारों के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करता है, शोध व अनुसंधान भी करता है महिला अधिकारों के क्षेत्र में। पीड़ित महिला उसके परिवार के सदस्यों के लिए तात्कालिक अंतरिम राहत देने हेतु अनुशंसा करता है, ठीक है। ये तो जो पीड़ित महिला होती है, जिसके साथ कोई घटना हो गई है, ठीक है ना, कोई क्राइम हो गया है, उसके परिवार के सदस्यों के लिए तत्कालिक अंतरिम राहत देने हेतु अनुशंसा करती है। तुरंत उसको राहत दिया है, ये भी काम करते हैं ये। तो इसकी क्या करते हैं, अनुशंसा करते हैं गवर्नमेंट से, कोर्ट से। महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व उन्नति में बाधक तथ्य। अब ये थोड़ा सा, ये लाइन थोड़ी सी गलत लिख गई, ठीक है ना, तो ये लिख लेना, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, और उन्नति में बाधक तत्वों की पहचान करता है, ऐसा लिख लेना। महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व करता है, उन्नति में बाधक तत्वों की पहचान लिख लेना, ऐसा पहचान, ठीक है। तो ये हो गया आपका महिला आयोग के कार्य हो गए, ठीक है। एनएचआरसी का संगठन समझाना था। एनएचआरसी का संगठन क्या है, ठीक है। तो उसमें होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं एनएचआरसी में, वो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो पूर्णकालिक सदस्य में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन हो, एससी का सीजीआई या अन्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो। सदस्य इसका एक सदस्य होता है, इसका एससी का अन्य न्यायाधीश। सदस्य एचसी का मुख्य न्यायाधीश। अब जो एससी का है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई इसका अध्यक्ष होता है, या फिर अन्य कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। सदस्य इसका सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का एक सदस्य होता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी इसका क्या होता है, सदस्य होता है। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। फिर इसमें 3 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक में, जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान हो, और इनमें से 3 सदस्यों में से क्या होना चाहिए, एक महिला होना चाहिए, ठीक है। फिर पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य देख लो, पदेन सदस्य जो होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांगजन आयोग, इन आयोगों के अध्यक्ष एनएचआरसी के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। समझ रहे आप, जो ये सारे आयोग आपको दिए गए हैं, पदेन, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, बाल संरक्षण आयोग हो गया, दिव्यांगजन आयोग हो गया, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पदेन सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से करना था, और आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना था, इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे डायग्राम बना के यहाँ लिख देना था पूर्णकालिक सदस्य, यहाँ लिख देने थे पदेन सदस्य, समझ लो, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, इस प्रकार से आपको करना था। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर देख लो 30 नंबर का जो आपको क्वेश्चन है वो 11 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 30 मार्क का। तो आपका क्वेश्चन था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना समझाते हुए उसके प्रमुख कार्य लिखें। तो संरचना को समझाना है, कार्य लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इंट्रो देना था, ठीक है ना। अब ये मैंने जो इंट्रो दिया है ये एक फैक्ट की तरह लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना, आपको इंट्रो इस प्रकार से ही लिखना है, ऐसा करके ऐसे बना के, मतलब ऐसे पैराग्राफ में लिख देना है।
देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखते हैं। स्वायत्त व संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद बता दिया 338 भाग 16 में है इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 338। स्थापना बता दी मैंने, कब हुई स्थापना, 1978 में हुई। अध्यक्ष, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका आपको यहाँ पर नाम लिख देना, मैंने नाम लिखा है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आप देख लेना, उनका नाम लिख देना। 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब CAA लिखा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, CA अकेला है, एक गलत लिख गया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा है। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ इसे, और नाम इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग हुआ, ठीक है ना। तो इसका नाम कर दिया, बाद में दोनों अलग भी हुए, जनजाति आयोग अलग हो गया, जाति आयोग अलग हो गया। फिर देख लो संरचना, संरचना कौन कौन होता है इसमें। तो बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष होता है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एक उपाध्यक्ष होता है, उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 3 सदस्य होते हैं, सचिव पद का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुसदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष होता है जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एक उपाध्यक्ष होता है जैसे राज्य मंत्री, जो केंद्र का राज्य मंत्री है उसका दर्जा प्राप्त होता है। 3 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष इनको पद दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा होता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के समान भारत सरकार के, और 3 सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार के सचिव स्तर के समान दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। नियुक्ति देख लो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, वर्तमान में क्या है 3 वर्ष है, और सिर्फ 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल क्या है इनका, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान में कितना है कार्यकाल, 3 वर्ष है, और सिर्फ 2 बार नियुक्त हो सकते हैं, अपने पद पर ये 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद इसके कार्य बता दो, ठीक है, कार्य कौन कौन से हैं, तो कार्य देख लो। SC एक संवैधानिक संरक्षण, SC के शेड्यूल कास्ट के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण व अधीक्षण करना, क्रियान्वयन की समीक्षा करना। जो SC संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं उनका निरीक्षण व अधीक्षण करना, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट के उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के संबंधित जो मामले उनका जो उल्लंघन होता है उनकी जांच करना। राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन देना। शेड्यूल कास्ट के संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए अनुशंसा करना, संरक्षण करना, उनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करना, अनुशंसाएँ करना, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य करना। शेड्यूल कास्ट के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्या करना, कार्य करना। तो ये होगा इसके कार्य, और भी होते हैं आप और लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार से जो हो गया आपका, ठीक। अब देख लो शक्तियाँ को, शक्तियाँ काय काय की प्राप्त हैं शक्तियाँ, तो इसे क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जाति उत्पीड़न की सीधी आयोग में लिखित शिकायत की जा सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकता है, लिखित शिकायत भी की जा सकती है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। प्रशासन व पुलिस को जांच हेतु निर्देश दे सकता है, ठीक है ना। जांच हेतु प्रशासन पुलिस से निर्देश दे सकता है, और जो भी कोई अपमानजनक टिप्पणी कर दे इसके ऊपर, या कोई उनके अत्याचार से संबंधित मामला हो, तो उससे वो क्या कहते हैं, जवाब भी मांग सकता है। उस अधिकारी से, कोई अधिकारी करता है, कोई संस्था करती है, वहाँ की पुलिस से जवाब भी मांग सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे, रिपोर्ट दो पूरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होगी इसकी शक्तियाँ। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। लास्ट में आपको एक क्या कर देना है, कंक्लूजन लिख देना है कि इस प्रकार, ठीक है ना, SC आयोग जो है, अनुसूचित जाति आयोग जो है, अनुसूचित जाति, ठीक है ना, के कल्याण व विकास के लिए तत्पर एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। इस प्रकार SC आयोग अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित एक संवैधानिक संस्था है, कि कल्याण व विकास से संबंधित एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। और भी लाइन आप जोड़ सकते हैं इसमें, और जोड़ दो कि आवश्यकता इसकी स्वतंत्रतापूर्वक व निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने की है, समझ रहे ना। बाइस नहीं होना चाहिए, ये एक स्टेट के मामले उठा रहा है, एक स्टेट के नहीं उठा रहा, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है ना। थोड़ी सी तारीफ कर दो और थोड़ा सा बता दो कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन लिखना है, आपको लिखना है, मैंने आपको आज भी लिख के नहीं दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था ये। तो ये हो गया आपका 30 नंबर का क्वेश्चन।
तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।